तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और नई सीरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है और हमें कोई बता रहा होता है ऑथर इस कहानी का कि कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। और जो लोग दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं उनके पास गोल्डन फिंगर नाम की एक पावर आ जाती है। एक इतनी ज़्यादा पावरफुल चीट कोड जिसके कारण वो दूसरी दुनिया में जाने के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं और वो अपनी पावर के थ्रू माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं और गॉड्स को भी मार सकते हैं। और चाहे तो वो अपनी इस मॉडर्न वर्ल्ड की नॉलेज के साथ पूरी की पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं और चाहे तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने जितना बड़ा उतना ज़्यादा बड़ा अपनी इच्छा अनुसार अपना जितना चाहे उतना बड़ा हारेम भी बना सकते हैं। इसका मतलब तो सबको पता ही होगा। और चाहो तो तुम गॉडेस को हरा कर पूरी की पूरी लाइफ के अपने के विनर बन सकते हो और अपने अनुसार इस जिंदगी को जी सकते हो। और तभी हमें एक लड़के को करते हुए दिखा जाता है और वह अपने बारे में बताता है और वह कहता है कि मेरा नाम ली ज़ियो है और मैं इस साल 18 साल का होने वाला हूँ। और आज मैं आप सभी को अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि आज मैं ऑफिशियली क्रॉस किया, आई मीन दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ। और एक सुनसान जगह से जंगल का एरिया दिखा जाता है जो कि वेस्टर्न बॉर्डर एसटी पाउल एम्पायर का होता है। और तभी वहाँ पर हमें किसी को भागते हुए दिखा जाता है जहाँ पर हमें कुछ गार्ड्स को कुछ गॉब्लिन से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक गार्ड्स बोलने लगता है गॉब्लिन हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको यहाँ से भागना होगा। तभी दो लड़कियों को वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है जिनमें से एक को देखकर ऐसा लगता है कि एक तो गार्ड है और दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक मैजिशियन है। और यहाँ पर एक गार्ड इसकी सुरक्षा कर रहा है तो ये कोई आम लड़की तो होगी नहीं, ये बात तो सिंपल है। यहाँ पर जो दद्दू होते हैं वो चिल्लाते हुए पीछे से कहने लगते हैं कि ज़ियाओ जी यहाँ से तुमने भागना होगा। अब अगर यहाँ से सीधे जाती है तो तुम एक टाउन में पहुंच जाओगी और तुम वहाँ पर सुरक्षित रहोगी। और इतना कहते हुए एक एरो गॉब्लिन्स की तरफ थ्रो किया जाता है इस बुड्ढे की तरफ, जिसके कारण वह एरो जाकर इस बुड्ढे के गर्दन में घुस जाता है और बुड्ढा वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें कई सारे गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि लगातार उस बुड्ढे पर अटैक कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं जान से। तभी ये दूसरी लड़की होती है, उसकी जो दूसरी नाइट होती है वो ये देख कर घबरा जाती है और उस बुड्ढे के नाम ब्रेड नाम से चिल्लाती है। तो हमें पता चलता है उस बुड्ढे के नाम ब्रेड था जो कि अब नहीं रहा है और मारा जा चुका है। इसको देखने के बाद जो दूसरी लड़की होती है जो अपना चेहरा छुपाकर वहां से भागने में लगी हुई होती है वह एक मैजिशियन सच में निकलती है और वो अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करने लगती है, जिसके कारण उसके सामने जो कुछ गॉब्लिन्स आते हैं वह उन्हें अपने आइस मैजिक स्पेल से वहीं पर जमा देती है। तो वो जो गॉब्लिन्स होते हैं वो वहां से मूव नहीं कर पाते और वो वहीं पर आइस में जम जाते हैं और वह गॉब्लिन्स कुछ भी नहीं कर सकते अब। और इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद, स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद जो मैजिशियन गर्ल होती है वो इस वक्त काफी ज़्यादा थक चुकी होती है। और तब ये बताती है, हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये एक अपने बॉडी के अंदर आइस ब्लड को लेकर चल रही है और आइस डीमन को कल्टीवेट करने में लगी हुई है। और आइस टेक्निक को सीखने के कारण इस पे कुछ साइड इफेक्ट्स पड़े हैं, जिस साइड इफेक्ट के कारण जिसका इसके जो लुक होते हैं और इसके जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और इसका दिमाग हमेशा शांत बना रहता है, ठंडा बना रहता है। तो वो किसी मैटर को बिल्कुल शांति से सॉल्व कर सकती है। और तभी हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है। इस लड़की का नाम फ्रैंकी होता है और ये जो लड़की हमारे सामने खड़ी हुई है वह इस वक्त दूसरे वर्ल्ड की ड्यूक की डॉटर होती है। इसके जो फादर थे वो ग्रांड ड्यूक फेडम के थे। फेडम एक जगह का नाम है और बात करें तो इसके लेवल की तो मैजिक मास्टर बिगिनर लेवल 3 पर है ये। तो वहाँ पर जो गर्ल नाइट आती है ज़ियाओ जी के पास, लड़की का नाम ज़ियाओ जी होता है, वो उसे जाकर शांत कराती है क्योंकि अपना मैजिक पावर इस्तेमाल करने के कारण इसके अंदर जो मैजिक पावर थी वो थोड़ी सी कम हो गई है और इसका स्टेमिना भी कम हो चुका है इन गॉब्लिन से बचते बचते। तभी वो लड़की आती है उसके पास, कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से और द स्पेल को कास्ट नहीं करना चाहिए वरना तुम्हारे आसपास और भी ज़्यादा इविल क्रीचर्स अट्रैक्ट होंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और तभी जो जुए होती है, आई मीन जो दिए होती है, वो अपने हाथ को देखती है तो उसके हाथों में एक ब्लैक कलर का निशान बना हुआ था। इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये किसी डेविल का निशान है। इसको देखकर साफ कुछ पता चल रहा होगा हमारे व्यूअर्स को तो। और वो उस मार्क को देखकर उसके हाथ कपकपा रहे होते हैं और मन में सोचते कहने लगते कि मेरे हाथ पर ये एक इविल स्पिरिट मार्क है जिसमें से फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। क्या अगर मैं और ज़्यादा अपने माना का इस्तेमाल करती हूँ तो ये और भी ज़्यादा पूरी तरीके से बदल जाएगा क्या? तभी वो जो नाइट होती है वो उस लड़की से कहने लगती है जी से कि तुम्हें ये बात याद रखना हो कि तुम ग्रांड ड्यूक की एक इकलौती औलाद हो, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए सर्वाइव करना ही होगा। और तभी जी वो कुछ पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचकर हमें बताने लगती है और कहने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और मन में सोचते कहने लगती है ये सब उस लड़के के कारण हुआ है, उस मैन के कारण हुआ है। उन्हें प्रिंसिपलिटी के जितने भी लोग हैं उसने उस अकेले बंदे ने सभी को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी पावर को हासिल करने के लिए और उस बंदे से मैं अपनी फैमिली के तबाह करने के लिए बदला लेना चाहती हूँ।
और मुझे अपने आप को सबसे पहले तो शांत रखना होगा। तभी वहाँ पर ये इतना सोचने में लगे होते हैं और अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर गॉब्लिन्स फिर से अटैक कर देते हैं। तभी वो नाइट कहने लगती है गॉब्लिन्स यहाँ पर फिर से आने में लगे हुए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। और जिये मन में सोचते खड़ी होती है, अपने आप को शांत रखती है और कहते हैं कि मुझे अपने दिमाग को शांत रखना होगा और इस सिचुएशन से निपटना होगा। तभी जो नाइट गर्ल होती है वो जिये से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देकर ही बचाऊंगी, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मैं इन गॉब्लिन्स को संभाल लूंगी। तभी वहाँ पर हमें एक गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन कुछ एक बाव एंड एरो को शूट कर देता है, जिसके कारण जो एरो वहां से निकलता है, जो गॉब्लिन शूट करता है, वो डायरेक्टली उस नाइट के कंधे पर लग जाता है और उसका आर्मर वहीं पर उस आर्मर में छेद हो जाता है। भाई इतना सस्ता आर्मर पहन रखा है क्या इसने? ये देखने के बाद वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जो नाइट लड़की होती है वो दबादक से फाइट करना चालू कर देती है और यहाँ पर उसका साथ देते हुए जिये भी फाइट करना चालू कर देती है अपने स्टाफ से ही। तभी चारों तरफ से गॉब्लिन के द्वारा उन दोनों को घेर लिया जाता है, जो कि मन में सोचती है, जिये कहने लगती है मुझे इस जगह से बचकर निकलना होगा। तभी जो नाइट गर्ल होती है वो उससे कहने लगती है जिया जो हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मैं यहाँ पर इनको संभालती हूँ। और जिये अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमें दिखाता है नेक्स्ट सीन में कि किस तरीके से एक गॉब्लिन पेड़ पर चढ़ जाता है और पीछे से उस पर अटैक करने के लिए ऊपर से कूद जाता है ताकि वह चुपके से इस पर अटैक कर सके। और तभी दिखाया जाता है एक जोरदार से बम की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि उस गॉब्लिन ने डायरेक्टली जिये पर जाकर अटैक कर दिया है और जिये को डायरेक्टली जमीन पर गिरा दिया है। तभी जिये को होश आता है और वो कहने लगती है शिट, मैं तो इस बारे में भूल ही गई कि जो गॉब्लिन्स है वो ऊपर से भी अटैक कर सकते थे और मैंने उन्हें अपने पास आने की जगह दे दी और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया है, अब मैं क्या करूं, शिट। और जैसे ही जो लड़की नाइट होती है वो जिये को इस तरीके से देखती है तो वो घबरा जाती है एकदम से और उसकी तरफ मुड़कर देखने लगती है और गॉब्लिन पर से ध्यान हट जाता है उसका, जिसके कारण गॉब्लिन्स का मौके का फायदा उठाते हुए उसके पैरों में अपना नाइफ घुसेड़ देते हैं और वो जो नाइट गर्ल होती है उसको वहीं पर चीरते कर देते हैं और बुरी तरीके से वे सभी गॉब्लिन्स मिलकर उस लड़की को वहीं पर मार देते हैं। और इसी के साथ जो गर्ल नाइट होती है वो मारी जाती है और यहाँ पर सिर्फ अकेले ज़ियाओ जिये ही बची हुई है। और इस वक्त वो उसकी मौत हो रही होती है उस लड़की की अपने आंखों के सामने देखते हुए घबरा जाती है और बाकी जो गॉब्लिन्स होते हैं वो उसके सर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि अभी के साथ कुछ गंदी हरकत करने वाले इस तरीके से चेहरा बनाने लगते हैं। तभी जो जिये को दिखा जाता है वो अपने उस लड़की से पहले तो माफी मांगती है घबराते हुए और हमें दिखाया जाता है बाकी के गॉब्लिन्स को। बाकी जो गॉब्लिन्स होते हैं उनमें से एक गॉब्लिन्स जिये के बाल पकड़कर उसे खींचना चालू कर देता है और कुछ गॉब्लिन्स होते हैं इसके कपड़ों को फाड़ना चालू कर देते हैं, जैसे कि ये कोई हेंटाई सीरीज बन गई हो। और बाकी गॉब्लिन्स का जो चेहरा होता है वो देखने लायक होता है, इतनी ठग निकल रही होती है उसके चेहरों से, बाकियों को तो मार दिया, पता नहीं क्यों इसके देखकर इतनी ज्यादा ठग निकल रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल देखते हैं क्या होगा। दूसरी तरफ जो जिये होती है वो ऐसा बिल्कुल भी अपने साथ नहीं होने देना चाहती कुछ भी और उसकी एक आंख खोलकर देख रही होती है, कोई तो बचाओ, और प्रे करने लगती है और वो घबराते हुए आसमान की तरफ देखती है और कहने लगती है कोई तो मुझे बचा लो, कोई भी चलेगा, भले इविल गॉड ही क्यों ना मुझे बचा ले, लेकिन अगर वो मेरी जान को बचा लेते हैं तो मैं उस बंदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज गॉड, इविल गॉड, कोई भी मुझे बचा लीजिए। तभी अचानक से इसके बारे में सोचने में लगी होती है, तभी ऊपर से आकर किसी को गिरते हुए देखती है, जिसको देखकर वो टोटली सरप्राइज हो जाती है और ऊपर से जब किसी को आती है देखती है तो वो कहने लगती है क्या ऊपर से गॉड गिरने में लगा हुआ है, क्या गॉड सच में मुझे बचाने के लिए आ गए या फिर कोई इविल गॉड है। और तभी ऊपर से गिरते हुए बंदे को जब गॉब्लिन्स देखते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो डायरेक्टली उस पर अटैक करने के बारे में सोचने लगते हैं और सभी के सभी गॉब्लिन्स को इशारा कर देते हैं कि वहां पर बंदा आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि जो ऊपर से बंदा गिर रहा होता है वो डायरेक्टली जमीन पर गिरता है और जैसे जमीन पर गिरता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और आसपास कितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वह वहां पर मारे जाते हैं और उस समय की सिचुएशन से जिये आज़ाद हो जाती है। और जब जिये अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है और कहते हैं लगती है कि मुझे पता है कि मैंने जब इस सिचुएशन को देखा है तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हूँ, लेकिन मेरा जो ब्लड है अभी भी बहुत ज़्यादा शांत है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। और कहने लगती है क्योंकि मैंने अपने सामने एक न्यूड यानी कि एक नंगे गॉड को देख लिया है, केओस गॉड को। ये देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या सोचने में लगी है अपने मन में ही। तभी हमें एक लड़की को दिखा जाता है, लड़का और कोई नहीं है बल्कि मैं लीजू होता है। वो टोटली कंफ्यूज होता है कि आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है, मैं तो अभी कहीं और पर था और मैं अभी कहाँ पर आ गया। और तभी जैसे ही अपने आप को होश में लाता है तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से और सिस्टम उसे बताता है कि आपको मुबारकबाद हो होस्ट, आपने सक्सेसफुली ब्रॉडकास्ट सिस्टम में लाइव करना स्टार्ट कर दिया है। मैं तुम्हें इस बात के लिए पहले ही ऑल द बेस्ट करना चाहूंगी अर्ली सक्सेस के लिए। लेकिन जू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ चल क्या रहा है ये सब। और जब वह अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके नीचे कई सारी गॉब्लिन्स पड़ी हुई हैं और वह बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहना हुआ है और कहता है आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है, क्या मैं अभी अभी हवा में नहीं था तो मैं ये यहाँ पर कहाँ पर आ गया, और आखिरकार मेरे पैरों के नीचे किसकी डेड बॉडीज पड़ी हुई है और मैं आखिरकार नंगा की हूँ यहाँ पर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है। तभी ये सब सोचने में लगा होता है तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देते कह लगता है हे होस्ट, आपको ये बात मैं पहले बता देता हूँ कि आपका जो लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, या सिस्टम का तो जेंडर मुझे पता नहीं लेकिन हाँ सिस्टम है, सिस्टम कहने लगता है कि आप अपनी इमेज पे ध्यान दें, आप इस वक्त लाइव है। और तभी हमें इसकी लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन को दिखा जाता है
व्यूअर्स का तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इसमें व्यूअर्स बताए जाते हैं 326 और नंबर ऑफ फैंस बताए जाते हैं 23, आई मीन 23। यहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स को मरे हुए देखते हैं कुछ लोग, जब कमेंट करते हुए लिखे थे उनमें से एक गोंग यू नाम का बंदा होता है, वो वहाँ पर कमेंट करते हुए लिखते लगता है आखिरकार ये किस तरीके के गेम है, और हमारे इस कैरेक्टर को देखो कितना ज्यादा हैंडसम है। आखिरकार ये गेम आपने कहाँ से डाउनलोड किया, मुझे भी ये डाउनलोड करना है। और जो हमारा स्ट्रीमर है इसको देखो तो जरा कितने ज्यादा कूल बन रहा है ये बंदा। और कुछ तो पूछ रहे होते हैं क्या तुम सच में इससे ये गेम खेल रहे हो, क्या ये किसी प्रकार का कोई न्यू गेम है और मैं इस गेम को कहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो टोटली कंफ्यूज होते चिल्लाते कहने लगता है क्या ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। मैं तो लेकर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं कर रही है, तो ये सिचुएशन क्या है। तभी यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन करते हुए हमारे एमसी को बताता है कि जो सिस्टम है वो तुम्हारे माइंड से तुम्हारी आंखों से अटैच हो चुका है, तो जो तुम देखोगे वही उस सिस्टम रिकॉर्ड कर इस लाइव स्ट्रीम पर दिखाएगा। और इस लाइव स्ट्रीम को तुम 8 घंटे बाद बंद भी कर सकते हो। हर दिन तुम्हें 8 घंटे की लाइव स्ट्रीम करनी होगी और आज से तुम्हारी लाइव स्ट्रीम की जर्नी स्टार्ट होती है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी टोटली कंफ्यूज होता है और क्या लगता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और तभी कहानी थोड़ा पीछे जाती है, मतलब पास्ट में जाती है, आधा घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक बंदा एक माइक लेकर चिल्ला रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 तक गिनूंगा, 3 तक गिनने तक अगर वह बंदा यहाँ पर नहीं आया तो मैं उसके पैसे वसूलना चालू कर दूंगा और उसे जॉब से भी निकाल दूंगा। और जैसे ही वो इतना करने वाला होता है तभी उसे सामने से कोई दिखाई देता है जिसको देखकर वह डर जाता है, शॉक होता है। यहाँ पर एक बंदा एक स्कूटी लेकर उड़ते हुए आसमान की तरफ आता है और कहने लगता है कि मैनेजर आप मेरे रास्ते से हट जाइए। और ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि मैं जू होता है। और जो बाइक होती है, जो स्कूटी होती है, वो सीधे जाकर उस मैनेजर पे जाकर गिरा देता है और हमें जू को दिखाया जाता है जो कि उस मैनेजर से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी जो स्कूटी है वो आप पर लैंड हो गई है और ये अभी 18 साल का हो चुका है। और मैनेजर जब इसे देखता है कि इसने इसके साथ ये हरकत की है तो वो कभी तो भड़क पड़ता है और कहने लगता है लुइस वो तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की, तुम बास्टर्ड कहीं के, मुझे पता है तुम यहाँ पर फूड डिलीवरी का काम कर रहे होगे इस काम को छोड़कर, मैंने सही कहा ना। तभी लीजुओ उससे कहने लगता है नहीं नहीं बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके यहाँ पर आने के लिए अगली बार से ध्यान रखूंगा और समय पर आ जाऊंगा। तभी मैनेजर चिल्लाते हुए लीजुओ से कहने लगता है क्या तुम जो कर रहे हो वो क्या सब ठीक है, अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को समय पर खत्म नहीं किया तो तुम्हें जो पैसे मिलने वाले हैं मैं सारे सारे पैसे काट लूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर 2 महीने और आ जाते हैं और वो लीजुओ से पूछने लगते हैं लीजुओ आखिरकार तुम हर दिन गायब कहाँ हो जाते हो, ये हमारे बॉस का जो पैसा है वो बर्बाद नहीं कर रहे हो तुम कुछ ज्यादा ही, क्या तुम यहाँ पर और ज्यादा वर्क नहीं करना चाहते। तुम्हारे फादर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा कि वह बहुत ज्यादा गैम्बल करते थे जिसके कारण उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज आ चुका है और कई सारे मिलियंस उन्होंने कर्जा ले रखा है। इतने ज्यादा पैसा हारने के बाद तुम्हारे पिता अचानक से वहां से गायब हो गए थे और अब तो तुम्हारी मॉम है, उनको जब उनकी जांच कराई गई तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मॉम को कैंसर हो रखा है और उनकी मेडिकल फीस एक्सपेंसेस के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है उन्हें ठीक कराना है। तो और बात करें तुम्हारी सिस्टर की तो तुम्हारी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिट कर लिया है, लेकिन उसकी जो ट्यूशन फीस है उसके लिए जमा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, जिससे कारण तुम्हारी फैमिली को काफी ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और सारी की सारी फैमिली की जो जिम्मेदारी है इस वक्त ये तुम्हारे ऊपर है और तुम सच में चाहते हो अपनी जॉब को इस तरीके से खत्म करना और लॉस करना। और तभी वो बंदा बॉस से कहने लगता है बॉस क्या हम यहाँ का सारा काम कर दें इसको पनिशमेंट करने के लिए। तभी जो मैनेजर होता है उससे कहने लगता है खैर ये कब इंटरेस्टिंग है, ऐसा कर सकते हैं। तभी हाई राइज कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लीजू होता है वो इस वक्त अपने कंस्ट्रक्शन काम करते करते लाइव स्ट्रीम भी किया करता है और लाइव स्ट्रीम के दौरान वो सभी का स्वागत करता है और कहने लगता है कि मेरा नाम लीजू है और मैं यहाँ पर एक और नई लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस जो भी चैनल पर नया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट और कैसे सामान उठाते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। भाई मस्त चीज है यार, कुछ भी सीख लो यूट्यूब पे। और ऐसा काम करते करते वह अपनी शर्ट को उठाता है और कभी तो पसीना पसीना हो जाता है और अपने 6 पैक 8 पैक जो भी पैक होते हैं वो सब कुछ लोगों को दिखाने लगता है और हमें पता चलता है इस वक्त प्रेजेंट के समय पर हमारे लीजुओ के जो फैंस है वो टोटल कुल मिलाकर 2 हैं, आई मीन 2 है और व्यूअर्स 26। और जब वह अपने फैंस को देखता है तो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आधे दिन से स्ट्रीम करने में लगा हुआ हूँ लेकिन मेरा कोई भी फैंस नहीं बढ़ा हुआ है और मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2 ही फैन है। एक तो मेरा बहुत पुराना फैन है जिसने हमेशा जब से मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है तब से मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है और हमेशा मुझ पर नजर बनाए रखता है। और तभी उस बंदे का कमेंट आता है, उस बंदे का नाम होता है ओनी चान इज द पिग। वो हंसते हुए ये बात सुनने के बाद कहने लगता है तुम कितने बेवकूफ हो। तभी दूसरे बंदे का नाम होता है मैडमैन वाइल्ड विंड और उसके कमेंट में लिखा होता है कि हमारा जो आंसर है, जो हमारा स्ट्रीमर वो कितना ज्यादा हैंडसम है अपनी इस पावर के साथ। और तभी भी पूरा पास्ट के बारे में सोच लगता है और बताता है कि एक समय की बात है जब मैं घर पर जाने में लगा होता और बारिश का समय था, तभी वहाँ पर एक बंदा आया एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर जो कि ब्लैक कपड़े पहने हुआ था उस समय पर। बस आकर मुझसे यह कहने लगता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं और वो कहने लगता है अगर तुम्हें सच में पैसे कमाने हैं तो हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट करनी होगी। मुझे पता है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी मेरे लिए,
और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मैं जो भी इनकम कमाता हूँ मंथली, मुझे उसका 9% उन कंपनी वालों को देना पड़ेगा और बाकी का जो बचा कुचा 1% है वो सारा का सारा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर इस समय पर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट की दुनिया में घुस जाऊँ। और इसलिए मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट करना चुना और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए मुझे हर महीने 2000 युआन पे करने होंगे। ये तो वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकता। मेरे पास जहाँ से मौका मिले उस मौके का फ़ायदा मुझे उठाना ही होगा। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की को जो कि अपना मोबाइल पकड़कर हंस रही होती है ये बात सुनकर उसकी, और इस तरह की ब्रॉडकास्ट जब देखती है तो वो कहने लगती है इस बंदे की जो लाइव स्ट्रीम है वो वाकई में बहुत ज़्यादा हिलेरियस है। और ये ओनिचा इस बिग फूल नाम से इसकी आईडी होती है, जैसा आपको पता ही होगा। और हमारा एमसी काफ़ी तक कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा और अगर मैं प्लेटफॉर्म के पैसे नहीं दे पाया मंथली, और अगर पे कर भी दिया, अगर दिन चलो बाई चांस अगर कर भी दिया, तो मेरे घर के खर्चे के लिए जो पैसे है वो मुझे लगता है कि मैं कमा पाऊंगा अगर मेरे पास कोई नहीं है। और तो और जो लोन शार्क वाले लोग हैं वो मुझसे पैसा लगाने लेने में लगे हैं। यहाँ पर मेरे फादर ने उनसे कई सारा कर्जा ले रखा था और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें जाकर पे करूं, अगर उनकी फैमिली को पे करना है, ऐसा कहा उन्होंने। और तो और उसकी जो मॉम है वो काफी ज्यादा बीमार है इस वक्त और उसे कैंसर से गुजरना पड़ता है, तो उसके इलाज के लिए भी उसे पैसों की जरूरत है काफी ज्यादा। यहाँ पर उसकी सिस्टर की बात आती है तो उसकी सिस्टर ने भी उससे कहा था, हे ब्रदर, हमारी फैमिली कंडीशन मुझे पता हुआ है, तो इस वक्त मुझे उसके लिए भी काम करना है और मुझे भी पैसे कमाने चाहिए और मैं भी जॉब करूंगी अब। और ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग तो वैसे ही खराब हो रहा होता है। मुझे अपनी फैमिली के लिए चाहे कुछ भी हो जाए ये वर्क तो करना ही होगा और निपटाना ही पड़ेगा सारा का सारा काम और अपने आप को चीयरअप करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर कमेंट करके कुछ लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हारे जो पीछे का बैकग्राउंड है क्या वह असली है या फिर नकली। तभी जुओ से बताया लगता है, अच्छा तो तुम मेरे यहाँ के बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हो कि ये फेक है या रियल। और तभी वो एकदम से मोटिवेट हो जाता है और कहने लगता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फेक है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर अभी भी मेरा इंतजार करने में लगी हुई है घर पर, तो मैं इसको किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकता। और जो मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा हुआ होता है, जो कमेंट पढ़ रहा होता है, वो पीछे की तरफ फेंक देता है जोश में आने के बाद। और जैसे ही उसे होश आता है कि अभी अभी उसने क्या फेंका, उसे पता चलता है भाई उसने तो अपना मोबाइल ही फेंक दिया। और होश में आने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं, भाई ये क्या गलती कर दी मैंने, तो जोश में आकर अपना मोबाइल ही फेंक दिया है। और उस मोबाइल को पकड़ने के लिए डायरेक्टली इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से वहां से कूद जाता है और चिल्लाते हुए लगता है, मेरा फोन, अरे नहीं बेवकूफ, तू पता है कहाँ से कूदा है, मर जाएंगे रे तू इसमें। और तभी उसे वापस होश आता है और कहने लगता है, शिट, मैंने ये क्या गलती कर दी, मैं आखिरकार कूद कैसे गया ऊपर से, खत्म, अब तो मैं गया। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा ऊपर से कूदा हुआ हूँ और यहाँ तक कि मेरे फैमिली का जो कर्जा है वह भी अभी नहीं चुका हुआ और मैं यहाँ पर इस तरीके से मर गया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा मेरी फैमिली के साथ। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, और जब वे अपने आप को पाता है तो एक अजीब तरह की ड्रेस पहन लेता है और कहने लगता है कि जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं डायरेक्टली जाकर इन गॉब्लिन्स के ऊपर कूद गया था, जैसे कारण मेरी जो जान है वो बच गई थी। और जो कपड़े इस वक्त ये पहना हुआ है वो जो गॉब्लिन पहने थे ना सूट, उसी का बना हुआ है। और इस वक्त ली जुओ को ये भी नहीं पता था कि इस वक्त जो मैजिशियन लड़की इसके सामने खड़ी हुई है उसके सामने किस नजरिए से और किस तरीके से इस लड़के की जो इमेज है इस लड़के की आंखों में बनी हुई है, दिमाग बनी हुई है, और कैसा इस वक्त ये फीमेल लड़की फील करती है इसके बारे में। और तभी हमें इस जिये के दिमाग के बारे में बताया जाता है, जो कि मन में सोचते क्या लगता है, क्या जिस इविल गॉड के मैं यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए भीख मांगने में लगी हुई प्रार्थना कर रही थी, क्या ये सच में वही इविल गॉड है और इस मार के कारण इविल गॉड को मैंने अट्रैक्ट कर लिया है। इस बार के बारे में तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जरा इसे देखो तो जरा, मैं यहाँ पर किसी और के चंगों से बचकर भाग रही थी और किसी और के चंगलों में जाकर फंस गई हूँ और किसी शेर के गुफा में घुस गई हूँ ऐसा लग रहा है, और ये बंदा तो किसी डीमन से कम ना है। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। यहाँ पर ये जो इविल गॉड है जिसने मेरी मदद की है, इसकी जो प्राइस है मुझे लगता है कुछ ज्यादा होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे टेस्ट करना होगा। तभी वो घबराते हुए जू को बुलाती है और उससे कहते हैं, डियर लॉर्ड। तभी जो हमारा एमसी होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है, क्या मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरे बगल में अभी यहाँ पर कोई हैगा और मैं दूसरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है उसे भी नहीं समझ सकता। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि अब से मैं तुम्हें ये पावर मिलती है कि तुम अब दूसरे वर्ल्ड की जो लैंग्वेज है उसे तुम समझ सकते हो और तुम्हारी लैंग्वेज को भी स्विच किया जा रहा है। और इसी के साथ जो हमारा एमसी है वो इसकी लैंग्वेज को समझ सकता है और दूसरे जो व्यूअर्स होते हैं वो सब कुछ देखने में लगे हुए होते हैं। तभी जो जियो होती है वो उससे कह रही होती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान यहाँ पर बचा ली है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन है और आप मेरी जान बचाने के लिए आप क्या लेना चाहेंगे। तभी वहाँ पर कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो कह लगते हैं कि इस फीमेल इमेज को देखो तो जरा कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये फीमेल इमेज, ये किसी स्टार से कम नहीं लग रही है। क्या इस गेम के जो एनपीसी है वो वाकई में इतने ज्यादा रियलिस्टिक है? क्या इस बंदे ने एक बिगिनर का जो मिशन है वो ट्रिगर कर लिया है? तभी हमारा एमसी जब आज जिये को देखता है तो उसके चेहरा भी टमाटर से लाल पड़ जाता है और कहने लगता है, जरा देखो तो जरा कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल इमेज है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, और उससे जाके हेलो करता है। तभी दोनों आपस में जब बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, और जब दोनों को ये बात पता चलती है तो वो दोनों एक पल के लिए बहुत तक घबरा जाते हैं और शौक हो जाते हैं और मुड़कर देखने लगते हैं कि अब कौन आ गया यार। और पीछे से हमें दिखाया जाता है एक गॉब्लिन वॉरियर को जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और मिडिल लेवल का होता है, इंटरमीडिएट
सेकंड लेवल का इसका स्टेज होता है, रियल में होता है कह सकते हो पावर। और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। सीधा वो गॉब्लिन वॉरियर आकर उन लोगों से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। और हमारा एमसी जब इसको देखता है तो कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी जो गॉब्लिन वॉरियर होता है वो उन दोनों से पूछने लगता है कि अब तुम ही वो बंदे जिसने मेरे सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स को यहाँ पर मार दिया है। जो जी होती है इस वक्त काफी तक घबराई होती है और कह रही होती है कि आखिरकार मिड लेवल का जो मॉन्स्टर है वो अचानक से यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमारा एमसी अभी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या ये दुनिया है जिस वर्ल्ड में आ चुका हूँ वो सच में एक मैजिशियन वर्ल्ड है, मैजिकल वर्ल्ड है। और बताया जाता है कि कहानियों के अनुसार यहाँ के जो क्रीचर्स होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी नाइट का सर और खोपड़ी और बॉडी को सिर्फ एक ही झटके में उड़ा सकते हैं, एक ही अटैक से। और उनकी जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि जो नॉर्मल वेपन होते हैं वो उन पर अटैक ही नहीं करते, काम ही नहीं करते। और तो और अगर यहाँ पर कोई सीज क्रॉसबो भी आ जाए तो वो इसको भी अपनी बॉडी से ब्लॉक कर सकते हैं। और पूरे के पूरे टाउन को अकेले इतनी ताकत रखते हैं कि पूरे के पूरे टाउन को तबाह कर सकते हैं। और इसकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो तेज तक पहुंच जाती है और व्यूअर्स 349 तक। इसको देखकर हमारा एमसी खुश हो जाता है, कहने लगता है वाह मेरे फॉलोअर्स और व्यूअर्स इंक्रीज हो चुके हैं। और जो कमेंट कर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना होगा। जब हमारा एमसी इसको पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं इनको कैसे हरा सकता हूँ। अगर इसकी एक स्टिक भी मेरे को लग गई तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। तो आखिरकार मैं कैसे इनसे मर सकता हूँ कि जबकि मैं अभी मुझे कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ है दूर दुनिया में आए हुए, तो मैं मरना नहीं चाहता। क्या यहाँ पर सिस्टम के द्वारा मुझे कोई गोल्डन फिंगर नहीं मिली हुई है? मुझे पूछने दो अपने सिस्टम पे। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देकर कहने लगता है कि तुम्हारा लॉटरी सिस्टम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तभी ओनीचा एक बुक फुल नाम की जो आईडी होती है वो उससे कमेंट आती है और लिख के कहने लगती है कि तुम्हें किस बात का डर है हमारे स्ट्रीमर, तुम बस एक छोटे से बॉस से, जो नया नया बॉस है तुम उससे जाकर डर रहे हो। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि इसके एक्शंस को देखो, इसको ऐसा देख कर लग रहा है कि इसने ब्लैक सोल से कॉपी किया है। आखिरकार इस प्लेगरिज्म में इतना ज्यादा मजेदार क्या है? और तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ से जान बचाकर भगना तो नहीं चाहते हो ना? ऐसा मत करना यार, पूरे गेम का मजा बिगड़ जाएगा। तो मैं इस बंदे को हराना ही होगा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है अगर मेरे पास यहाँ पर किसी प्रकार कोई गोल्डन फिंगर नहीं हुई, पावर नहीं हुई, तो मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर सबसे पहले तो भाग जाऊंगा। तभी जो लड़की होती है स्ट्रीम देख रही होती है वो ये देखकर कहने लगती है कि ये बंदा सच में यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहा। और कहने लगती है अपने आप से कि मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया है। और तभी उसे एक मैसेज देखकर कहने लगती है कि अगर तुम इस वॉरियर को हरा देते हो और तुम्हें इस वॉरियर को हराना ही होगा। तभी हमारा एमसी कहता है लेकिन क्यों? तभी ओनीचा इस बिग फूल की जो आईडी होती है वो लड़की जाकर ऐसे एक सुपर चैट कर देती है और सुपर चैट में एक कैप्टन भेज देती है और कहने लगती है अगर तुम इसे हरा देते हो तुम्हें इसी तरीके की और भी सुपर चैट मिलेगी। और पैसे देने के बाद उस सभी लोग उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें इसे हराना होगा। ये देखने के बाद एक पल के लिए हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये गाइस, मैं आपको सभी को पहले बता दूं कि ये कोई गेम नहीं है, मैं सच में दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ इस बंदे से फाइट करने गया अभी कंडीशन में तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तभी कमेंट करने वाले लोग कहने लगते हैं कि अगर हमारा स्ट्रीमर करना क्या चाहता है, जल्दी जाओ उस बॉस को हराओ। तभी ओनीचा इस बुक फुल कमेंट करके लिखने लगती है अगर तुम यहाँ से बचकर भाग गए इसके बाद भी तो मैं तुम्हारी स्ट्रीम को छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी और ब्लॉक कर दूंगी। तभी कुछ लोग कमेंट कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अपना लेवल अप करके आना। तभी जो सुपर चैट आई हुई होती है सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें 198 की सुपर चैट आई है, उसमें से तुम्हारा जो 9% है वो सिस्टम काट लेगा और उसका 1% सिर्फ तुम्हें मिलेगा, जिसका मतलब तुम्हें 19.81 गिफ्ट के तौर पर मिलते हैं। और एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें मुबारकबाद हो, तुम्हारी फर्स्ट सुपर चैट है, तुम्हारा फर्स्ट कैप्टन है वो तुम्हें मिल चुका है। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें तुम्हारा जूनियर कार्ड पूल लॉटरी सिस्टम ओपन कर दिया जाता है। तुम एक बार कोई भी कंसिक्यूटिव मतलब 10 बार एक बार मतलब वो कर सकते हो विदड्रॉ। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह एक लॉटरी सिस्टम है। और जैसे ही वो देखता है कि 19.8 युआन इसे मिल चुके हैं तो काफी खुश हो जाता है, एकदम से शॉक भी होता है। क्या तुम कह रहे हो कि ये ड्राइंग गेम है या आखिरकार किस तरह की गोल्डन फिंगर है? तभी ओनीचा इस बिग फुल कमेंट करके कहने लगती है क्या तुम्हें पता नहीं है इस गोल्डन फिंगर के बारे में? ये एक कार्ड ड्राइंग गेम है। अगर तुम अभी कार्ड को ड्रॉ नहीं करते हो तो तुम इसे स्वाइप कर सकते हो इनिशियली। तभी दूसरा भी अपनी बातों में लगाया होता है। तभी गॉब्लिन ये देखकर भड़क पड़ता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इतने डिस्ट्रैक्ट हो मेरे सामने, और डायरेक्टली जाकर उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है हमारे एमसी पर। हमारा एमसी कितने घबरा पड़ता है और कहने लगता है ठीक है मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ। और एक 10 बार एक लगातार कंसिक्यूटिव ड्रॉ कर देता है। और तभी वहाँ पर जैसे वो ड्रॉ करता है तो उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस सिस्टम का कितना ज्यादा अगली इंटरफेस है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि चाइनीज जवान मोबाइल गेम की तरह याद आ गई मुझे। तो तभी वहाँ पर गोल्ड क्वालिटी ड्रैगन पिल वहाँ पर बाहर निकल कर आ जाती है और क्या लगता है अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम्हें इतनी पावर हो जाएगी कि तुम माउंटेन को मिला सकते हो। और लिखा होता है अगर तुम इसे खा लेते हो तुम पावरफुल तो बन जाओगे, लेकिन इसे खाने से पहले ध्यान रखना कि तुम क्या खा रहे हो। सिस्टम भी मजे लेने में लगा हुआ है हमारे एमसी के। इसको देखने के बाद हमारा एमसी चिल्लाते हो क्या लगता है कि अगर तुमने मुझे क्या पकड़ा दिया ये सब, मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे इसे खाना होगा। पीछे से गॉब्लिन पर अटैक कर देता है और तभी जो जी होती है वो चिल्लाते उसे रोकती है, उससे कहती है माय लॉर्ड सावधान, वो मॉन्स्टर आप पर अटैक करने वाला है। और तभी एक हाथ को हमारे उसके वेपन को रोकते हुए दिखा जाता है। ये देखकर वो गॉब्लिन भी एक पल के लिए डर जाता है और उसके पंजे छूट जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो जियो होता है उसके वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके एक हाथ से उसके वेपन को पकड़कर वहीं पर तोड़ देता है और हमारे उसका एक नया रूप दिखाया जाता है हमारे जियो का।
और वो कहने लगता है, जरा इस लिटिल डीमन को देखो तो, ये इसे सच में लगता है क्या ये मुझे मुझ जैसे एक ट्रू मोनार्च को चोट पहुंचा सकता है? तो एनिमल, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर अटैक करने की? लो अब मैं तुम्हें मारता हूँ अपने असली फायर से, और इस आग के मजे चखो। इसको देखकर वो गॉब्लिन की फट जाती है और वो डर जाता है काफी ज्यादा। और तभी हमें उस फायर के बारे में बताया जाता है, ये एक रियल फायर ड्रैगन ब्रीथ होती है, और उस मॉन्स्टर की तो ऐसी हो जाती है बस एक ही अटैक से, और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। इस कनेडियन किंगडम में पूरे के पूरे किंगडम को ह्यूमन रेस के द्वारा राज किया जाता है, और इस ह्यूमन रेस में जो चर्च के लोग होते हैं वो यहाँ पर अपना कैंप बनाकर रखते हैं, जो कि इस पूरे की पूरे ह्यूमन रेस को अबायस के डीमन से उनकी सुरक्षा करते हैं। और इसी अबायस में 3 सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड्स का जन्म हुआ है, जो कि सिर्फ पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उनका बस एक ही मकसद है, लेकिन इस चर्च के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसके कारण ये सारे के सारे जो डीमंस है वह बाहर नहीं आ सकते हैं। वह सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट्स को ही वहां से बाहर भेज सकते हैं करप्ट करने के लिए ह्यूमन रेस को, और ह्यूमन रेस पे हमेशा अटैक करते रहते हैं बाहर की दुनिया में, और वह बैरियर को तोड़कर ह्यूमन रेस में मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में आने की कोशिश करते रहते हैं। और जो डीमन सेक्रीफाइस के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं उन लोगों को कहा जाता है डीमन, जैसे लोग समन करते हैं। तभी हमारा एमसी को दिखा जाता है कि जो अपनी फायर पावर से उस गॉब्लिन को जला रहा होता है, जो कि वहां पर चिल्लाते हुए लगता है अपनी आग मारते समय पर, इविल गॉड आखिरकार आपने मुझे क्यों मारा? जब हमारा एमसी का अटैक दिखा जाता है वो इतना पावरफुल होता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। तब जिये जब इसकी इतनी पावरफुल पावर को देखती है तो वो कभी शक हो जाती है, और उससे कहने लगती है कि आखिरकार इस बंदे को देखा चुरा है कितना ज्यादा पावरफुल है ये डीमन गॉड। क्या इसने सच में यहाँ पर एक गॉब्लिन वॉरियर को, यहाँ तक कि गॉब्लिन के बैटल जनरल को, उसको सिर्फ इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो यहाँ के उसका नामो निशान तक नहीं बचा है? मैंने आज तक पूरी की पूरी लाइफ में इतना ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक कभी भी नहीं देखा है। ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आखिरकार इस तरीके के इविल गॉड को समन करने के लिए कितने ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी होगी? अभी इतने ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड को समन करने के लिए मुझे आखिरकार इसे क्या पे करना पड़ेगा? तभी हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम के द्वारा, यहाँ पर उसे लिखता है कि हमारा जो होस्ट है वो अभी इस ड्रैगन पिल के इफेक्ट को झेल नहीं पा रही है। इसकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है, और 20 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो जलकर राख हो जाएगी और तुम मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी होता है उसके मुंह से आग निकलने लगती है, और क्या लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही गर्म है, हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है। और सिस्टम की तरफ नोटिफिकेशन आते बताया जाता है कि तुमने अपनी लाइफ में पहली बार अपनी इस कमजोर सी बॉडी पर ड्रैगन पिल का इस्तेमाल किया, जिसके कारण इस पर कुछ ज्यादा ही एनर्जी है, और तुम्हारी जो बॉडी है वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती है, और ब्लास्ट के साथ ही तुम कभी भी मारे जा सकते हो। क्या तुम किसी तरीके की आफ्टर सेल्स सर्विस लेना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा घबराया होता है और हाँ कर देता है, और क्या लगता है हाँ हाँ मुझे चाहिए, अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। और वो सीधे जाकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है, और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि जो सिस्टम है अब तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हारी जान बचाने के लिए कोई लाइफ सेवर को ढूंढ रहा है, और तुम्हारी आफ्टर सेल सर्विस को एक्टिवेट किया जा रहा है। और तभी वो जिये की तरफ देखने लगता है, लेकिन जिये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बंदा मेरी तरफ क्यों देखने में लगा इस तरीके से, या तो लग रहा है कुछ कांड होने वाला है। और हमारा एमसी उसके पास जाता है जो कि सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है उसकी बॉडी को, और उसके मुंह पकड़ता है। इसको देखकर जिये सरप्राइज होती है और उससे लगती है आखिरकार ये बंदा मेरे पास क्यों आ रहा है इस तरीके से, क्या मुझे भी ये अपनी इस पावर के साथ करप्ट करना चाहता है, और वो मेरे माइंड में इस तरीके से बात डालना चाहता है कि मैं इसकी सेवा करूँ हर वक्त। तभी हमारा एमसी सिस्टम से पूछने लगता है, सिस्टम आखिरकार तुम मेरी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो, और इस जिये के पास क्यों जा रही है इस लड़की के पास? यहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक पुअर कोल्ड ब्लडेड फ्रैंकी को पकड़ लिया है, और जहाँ पर डबल कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जाता है, और वो सिस्टम जो इसकी बॉडी पर कंट्रोल करते हुए सीधे जाकर जिये को एक जोरदार किस दे देता है, और दोनों के लिप्स आपस में टकरा जाते हैं। ये देखने के बाद वो टोटली कंफ्यूज होती है जिये, और सोच रही होती है ये सब क्या चल रहा है, ये अचानक से मुझे कुछ क्यों कर रहा है भाई डीमन गॉड, और उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और जैसे जैसे वो उसको किस करते जाता है तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है अंतरात्मा में, और उसकी अंतरात्मा में एक बहुत बड़ा रेड कलर का डेविल को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके हाथों में जो निशान बना होता है तभी हमें उसकी अंतरात्मा भी उसी निशान को दिखाया जाता है, जो कि उससे बोलने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम अगर सेक्रीफाइस नहीं देती तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके साथ पता नहीं अजीब सी हरकतें करने लगता है, और अपने लंबे लंबे हाथ निकालता है टेंटिकल से। तभी वो जो जिये होती है देखकर डर जाती है और कहने लगती है शिट अभी नहीं, अरे यार इस डीमन जो साइन मेरे हाथों में बना हुआ है डेविल ईवल साइन, अब वो मेरे पास फिर से अटैक करने में लगा हुआ है मेरे ऊपर। और तभी उसकी बॉडी में अचानक से कुछ दर्द होने लगता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है, और जब वे चिल्ला रही होती है तभी पीछे से कोई आते हुए दिखा जाता है, और वो मन में सोचते कह रही होती है अगर मैंने इस फीलिंग को सप्रेस नहीं किया तो मैं जल्द ही एक ईविल बंदी बन जाऊंगी, और ऐसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती। और पीछे से किसी को आते हुए देखता है, दोनों की तरफ सरप्राइज हो जाते हैं, और जो ईविल गॉड का साइन होता है, जो ईविल साइन होता है वो उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी अंतर आत्मा में कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा हीरो यानी कि हमारा एमसी जिये अंदर आ चुका है, और वो इस वक्त किसी इमॉर्टल कल्टीवेटर यानी गॉड से कम नहीं लग रहा है देखने में। ये देखकर जिये भी कभी सरप्राइज हो जाती है, और हमारा एमसी जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर उसके निशान होता है, निशान ईविल वाला निशान, वो वहाँ पर मिटना चालू हो जाता है, और वो चिल्लाने लगता है जोरों जोर से नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वहाँ पर एक जोरदार
ब्लास्ट होता है और वो सारा का सारा साइन वहाँ पर गायब हो जाता है और उसके कैद से हमारी जी आज़ाद हो जाती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी वापस से वापस आने लगती है और आखिरकार उसे बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होने में लगा हुआ होता है और क्या लगती है कि मेरे बॉडी में जो इविल साइन बना हुआ था वो अचानक से गायब हो गया और पूरी पूरी इविल एनर्जी सप्रेस हो चुकी है और उस मेरा जो मैजिक लेवल था जो कि इस इविल साइन के द्वारा सप्रेस किया गया था वो भी अनलॉक हो चुका है और मेरा लेवल भी बढ़ रहा है और इस बंदे ने अभी मुझे किस की थी इसकी सारी जो पावर है वो मेरे मुंह के थ्रू मेरी बॉडी के अंदर जा रही है और मेरे मैजिशियन लेवल है वो भी एडवांस हो चुका है पहले के मुकाबले में। और तभी हमें इसका बढ़ता हुआ लेवल दिखाया जाता है मास्टर अपेरेंस एलिमेंट्री लेवल 3 इंटरमीडिएट लेवल 1 पर पहुंच चुकी है। और जैसे ही हमारा एमसी जब इसे किस करता है तो वहाँ पर जो व्यूअर्स होते हैं वो कतई भड़क पड़ते हैं और एकदम तो शॉक हो जाते हैं और कैप्टन पे कैप्टन यानी कि सुपर चैट पे सुपर चैट मारने लगते हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं लगता है कि हमारे स्ट्रीमर है वो वाकई में बहुत हैंडसम है। जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है या आखिरकार किस तरीके का गेम है? एक स्ट्रीमर आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हो? हमारे हंसर ने तो कतई बवाल मचा दिया और पूछने लगते हैं ये स्ट्रीमर आखिरकार हम इस तरह के गेम को कहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं? तभी जी होती है वो टोटली कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगती है क्या ये सच में किसी तरीके की सोल टेकिंग आर्ट है? क्या ये इविल गॉड कुछ ज्यादा ही इविल है और मेरी आत्मा को अपने वश में करना चाहता है? तभी वहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है हमारे एमसी को और क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी की सारी फायर एनर्जी खत्म हो चुकी है और तुम कोल्ड स्टेट में जा चुकी हो और सिस्टम तुम्हारा बॉडी का कंट्रोल तुम्हें वापस दिया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है उसके जो रूप कन्वर्ट होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन वो वापस से नॉर्मल बन जाती है और जब ये सब देखती है तो वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तभी हमारा एमसी की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और वो उस बात को याद करने लगता है कि इस तरीके से जो लोन शार्क है वो इसके पास से पैसा लेना चाहता है और वो उस मोमेंट की याद करने लगता है कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर मुझसे कहीं से बहुत सारा पैसा उधार लिया था और वो पे नहीं कर पाए तो इसके बदले में अब तुम्हें पे करने होंगे और अगर तुमने पे नहीं किया तो तुम्हारा घर मैं छीन लूंगा। और तभी उस पुरानी मेमोरीज के पास आने लगती है कि यहाँ पर उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है। डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन वाकई बहुत ज़्यादा खराब है, अगर तुमने पैसे नहीं भरे तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा और दिन ब दिन उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है। यहाँ पर उसकी सिस्टर कह रही थी हे ब्रदर मेरे पास ट्यूशन फी भरने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ ऐसा सोच रहा है। यहाँ पर वो कह रहा होता है सिस्टर मेरा इंतजार करो। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी पैसों की जुगाड़ कहीं ना कहीं से जरूर करूंगा। और एकदम से सिस्टर चिल्लाते हुए एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। तभी हमें जीए को दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है उसके गोद में उसके पैरों पर पिलो के मजे ले रहा होता है, इसके लेग पिलो के कह सकते हो। और वो जीए होती है वो उससे पूछने लगती है ये इविल लॉर्ड क्या आप उठ गए हो? और मन में सोचते कहने लगती है क्या हमारे इस इविल लॉर्ड के पास भी एक सिस्टर है? जब हमारा एमसी जो उठता है तो वो कभी शौक हो जाता है और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है किसी चीज को देखकर। और जब हमें जियो का चेहरा दिखाया जाता है तो जियो एकदम से इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि सभी के सभी जो व्यूअर्स होते हैं वो भी एकदम से फड़कपन में आ जाते हैं और हमारा एमसी देखकर कहने लगता है कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है और कमेंट करके कहने लगते हैं कि रियलिटी की ब्यूटी के मुकाबले में से मैं 9 पॉइंट देना चाहूंगा 10 में से। और कुछ लोग तो ये भी कमेंट करने लगते हैं कि मैं भी यहाँ पर टिकट ढूंढता हूँ और मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं सभी को बाबा कह देता हूँ। इसकी ड्रेस तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये दूसरी दुनिया की किसी अमीर फैमिली से रॉयल फैमिली से है, एरिस्टोक्रेट है और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है। तभी पीछे से एक कमेंट आती है कि ओनिचा इज बिग फुल कमेंट करके लगने लगती है और कहने लगती है स्ट्रीमर तुम्हारे जो थॉट्स है वो एक्सपोज हो चुके हैं, तुम क्या सोचने में लगे उस लड़की के बारे में। और जब ये बात है हमारे एमसी को पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ तो मैं इस चैट रूम के थ्रू ब्रॉडकास्ट के चैट रूम में भी लाइव स्पीक बातें कर सकता हूँ सिर्फ सोचने भर से भी। तभी जो जियो होती है वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि मैं तुम यहाँ पर अचानक से बेहोश हो गई थी तो मैं यहाँ पर इंतजार कर रही तुम्हारे जगने का और तुम्हारे जगने से पहले मैंने यहाँ पर एक कैंप सेट कर दिया है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नहीं मारा था उस वक्त। और हमारा एमसी इस वक्त कंफ्यूज और कह रहा होता है कि मैं इस वक्त इस लड़की के पैरों पर लेटा हुआ हूँ तो आखिरकार मेरे कपड़ों के बारे में क्या? और जैसे ही वो होश में आता है तो वो कहीं शौक होते हैं उससे दूर हट जाता है और उससे कहने लगता है हे लेडी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पैरों को तकिए की तरह इस्तेमाल करने का कोई भी इरादा नहीं था मेरा। मिस मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मेरा नाम लीजू है और मैं रहता हूँ 604 ऑयस्टर स्ट्रीट पर। और वो ऐसा एड्रेस बनाने लगता है जिसको देखकर वो खुद भी लड़की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और क्या लगती है आखिरकार ये किस तरह का एड्रेस है? क्या ये उस जो हमारे लॉर्ड है वो किसी अबायस का एड्रेस बताने में लगे हुए हैं? तभी वो जियो होती है उससे लगती है 1 मिनट की माय लॉर्ड मैं आपके लिए सबसे पहले कुछ पानी लेकर आती हूँ। और वो जियो वहाँ से जाते मन में सोचते कह रही होती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और सबसे पहले तो मुझे अपने आप को शांत रखना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से बचकर निकलने का। तभी हमारा एमसी मन में सोचते लगता है जरा 1 मिनट रुको, आखिरकार ये सब खत्म तो हुआ लेकिन मैंने आखिरकार इतने ज्यादा फैंस के सामने इस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। और अब तभी जियो को दिखाया जाता है जो कि वाटर लेने के लिए वहां से जा रही होती है और मन में सोचते कह रही होती है ये जीवी इविल गॉड मेरे सामने है, क्या वो किसी प्रकार का किसी आर्मी का लीडर है? और तो और इस बंदे ने अभी यानी कि इस इविल गॉड ने मुझे ऐसी अचानक से पता नहीं क्यों किस कर दिया और इसने मुझे मेरी आत्मा को बिल्कुल भी पॉल्यूट गंदा नहीं किया है, ना ही इविल किया है। इन इविल गॉड को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लस्ट साइड पर है, यानी कि ये इविल गॉड 1 नंबर के ठरकी हैं, इन्हें सिर्फ ठरक पसंद है। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि आखिरकार ये जो हमारे इविल गॉड है वो किस बारे में बात करने में लगे हुए थे, किस
स्ट्रीट वगैरह के बारे में, और अबायस में किस लेयर पर इसका घर मौजूद है। और वो अपने आप से कहने लगती है, ओ फ्रैंकी, तुम्हें अपनी नोबिलिटी वाली आइडेंटिटी के बारे में भूलना होगा कि तुम एक ग्रांड ड्यूक की डॉटर हो। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब तुम्हें बस इस इविल गॉड को सर्व करना होगा और ये तुम्हें जिंदा रखेगा हमेशा। अब जबकि ये एक ऐसा इविल गॉड है जिसके पास खुद का एक इलाका है, तो मुझे अपने प्लान को भी चेंज करना होगा और मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि मैं इसको बंदे को यानी कि इविल गॉड को फॉलो कर सकूं। और ये सब सोचते सोचते वह वहां से चली जाती है और कहने लगते हैं कि मुझे इसके साथ इक्वलिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। अगर तुम इसे फॉलो करती हो तो सिर्फ यही एक तरीका है जिस इसकी मदद से तुम अपना बदला ले सकती हो उस बंदे से जिस बंदे ने मेरी फैमिली को तबाह किया है। तभी हमारे एमजी की तरफ स्टोरी शिफ्ट होती है। वो अपने स्ट्रीमर के व्यूअर्स से कहने लगाता है कि हे डियर फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर चुका हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था, क्या आप लोग मेरे लिए एक पुलिस को बुला सकते हो किसी? यहाँ पर जो कमेंट करके बोल लगते हैं मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो क्या लगता है कि सच में तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है? और कुछ लोग कह रहे हो तो कमेंट करते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम कितना ज्यादा झूठ बोल रहे हो। और पूछने लगते हैं कि आखिरकार हम इस गेम को कहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ये गेम तो कतई मजेदार है यार। तभी अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है, हाँ मुझे पता है, सिस्टम ने मेरे पास एक इंटरफेस दिया था मुझे मेरे लिए। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपका जो सिस्टम इंटरफेस है वो आपको रिट्राइव किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मतलब वहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स दी जा रही हैं। यहाँ की इसके लिए लाइव रूम आईडी होती है, वो कंस्ट्रक्शन साइट बिग होती है और जो पैसा कमा रहा है यहाँ पर वो इसे रियलिटी में भी ले जा सकता है। और रेजिल टैलेंट के बारे में बात करें तो ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है, बर्निंग रिवर ड्रैगन लॉर्ड, और इसको सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसके बाद कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो बॉडी की जो रियलमी पे है अभी वो बहुत ज्यादा कम है और सिर्फ दिन में एक ही बार इसे इस्तेमाल कर सकता है कूल डाउन। ये बात सुनने के बाद क्या सिस्टम आखिरकार जो ड्रैगनाइजेशन क्या है, तभी उसे बताने लगता है ड्रैगनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ पर ये एक सपोर्टिंग टेक्निक है, तुम्हारी बॉडी एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम 3 दिन के अंदर बाद एक ड्रैगन बन जाओगे। ये बात सुनने के बाद वो सिस्टम से कहने लगता है, सिस्टम मेरी जान बचा लो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन कहने लगता है कि सबसे पहले तुम्हें गोल्डन ड्रॉ कार्ड चेंज योर मतलब तुम्हें गोल्डन कार्ड को ड्रॉ करना होगा, उससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है यंग मैन, मतलब बाबा बन गए कोई। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि इस तरीके से क्या सिस्टम है और उसके पास सिर्फ ज्यादा पैसे नहीं बचे हुए हैं, अभी सिर्फ इसके पास 19.8 ही बचे हुए हैं। और सिस्टम उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम्हारे पास ड्रैगन्स वन गोंग सूत्र आ गया तो ये सारी जो टेक्निक है वो डायरेक्टली सिस्टम तुम्हारे दिमाग में भेज देगा और वो तुम्हारी ड्रैगन ब्लड लाइन है, तुम्हारी ड्रैगन क्लैन की जो ब्लड लाइन है उसे कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद करेगी ये टेक्निक। लेकिन अगर तुम्हें मिलती है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे इसके बदले में। बस ये बात देखने के बाद कि उसके पास सिर्फ 19.8 युआन पड़े हुए हैं तो कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक एक्स्ट्रा कैप्टन मिल गया था, सुपर चैट मिल गई थी जब मैं बेहोश हो गया था तब। और तभी ड्रॉ करना चालू कर देता है उसी सिस्टम से और तभी जैसे ही ड्रॉ करता है तो वहाँ पर कई सारे आइटम्स आ जाते हैं जिनमें 10 आइटम्स में से कुछ होता है। पहले पे निकलता है बर्गडन आइटम मेरो रेक रिटर्निंग टू द ड्रैगन्स वन गोंग सूत्र। ये सूत्र वाकई में से मिल गया। पर्पल गोल्ड जेड पॉट कॉप्स डीमन पिल कॉप्स बीन मिल जाता है, फिर से इसे हटाओ पैटर्न जेड ब्रॉकेट ड्रॉ भी मिल जाता है, कॉप्स बीन भी मिल जाती है, फिर से मिल जाती है पर्पल ट्रू फ्रूट मिल जाता है इसे। ये देखकर वो कभी तो खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है अरे यार ये तो कभी मजा आ गया, मुझे जो सूत्र चाहिए थे वो भी मिल गया और मुझे वेपन भी मिल गया फाइट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो कुछ लोग होते हैं कमेंट करते कहने लगता है मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है, तुम हो कौन? और तभी जो गोंग सूत्र होता है वो उसकी बॉडी में इंटीग्रेट होना चालू हो जाता है, जुड़ना चालू हो जाता है सिस्टम के थ्रू। और कहने लगता है अगर तुम इस सूत्र का इस्तेमाल कंटिन्यूसली करते हो, लगातार करते रहते हो, एक्सरसाइज करते रहते हो तो तुम्हारी बॉडी दिन ब दिन मजबूत बनती जाएगी। और जो जेड जो रॉब यानी कि जो कपड़े सिस्टम के थ्रू तुम्हें मिले थे वो भी तुम्हें पहना दिए गए हैं, तुम्हें तुम्हारे वेपन भी दे दिए गए हैं, जिससे कारण तुम्हारा जो लेवल है वो भी बढ़ गया है। और इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारा जो एक्टिव इफेक्ट है वो यिन फायर है, यानी कि करप्शन कह सकते हो। इसके जो साइड इफेक्ट है वो सिस्टम के द्वारा मिटा दिए गए हैं। और बताने लगता है सिस्टम की हर एक जो स्टेज है उसे 7 रियलमीज में 7 स्टेज में बांटा गया और 7 को 3-3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। इसमें कॉन्ग्रेट एयर कॉन्ग्रेट चेंज इनटू बेबी पेडियूस पिल पैलेट जॉइन मॉडलिट और केव एम्प्टीनेस, और तुम इतने तो हल्के बन सकते हो किसी पंख की तरह। इसका मेथड तो पता नहीं, हाँ पर ये कल्टीवेशन लेवल है, स्टेजेस कह सकते हो कि किस तरीके से तुम अगर कल्टीवेट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें ये स्टेप्स पहले क्लियर करने पड़ेंगे। और उसको देखने के ये जब बात हमारे हमसे पता चलती है तो क्या लगता है कि मुझे इस मैटर को लंबे समय तक खींचना पड़ेगा और सबसे पहले तो मुझे पैसा इकट्ठा करने की जुगाड़ देखनी पड़ेगी और मुझे वापस ऐसी तरीके से और आइटम्स ड्रॉ करने हैं। तभी उसे जब ड्रॉ करता है तो बाकी आइटम्स को देखता है तो उसे एक बार पहली बार मिलता है पर्पल गोल्ड जेड पॉट, कॉप्स बीन जो कि ब्लैक कलर की हो रही होती है और उसे कॉप्स डीमन पिल भी मिलती है और पर्पल फ्रूट भी मिलता है ट्रू फ्रूट और पिंगुट डाल भी मिलती है। ये एक खाने वाली चीजें से तो एक पिल खा लोगे तो ऐसा लगता है तुमने खाना खा लिया हो ऐसा खाना। और ये एक मैरी रिंग है, ये एक ऐसी रिंग है जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है और तुम इसमें किसी प्रकार की नॉन लिविंग थिंग्स रख सकते हो। और वो सबसे पहले सारी चीजों को अपने रिंग में वापस रख लेता है और क्या लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बाद में पता लगाते रहूंगा, सबसे पहले सारी चीजें अपनी मैरी रिंग में डाल देता हूँ। और उसे रखने के बाद उसने सारे कपड़े बदल चुके हैं और अब लग रहा है कूल बंदा कतई। और इसका टाइटल होता है एयर प्रैक्टिशनर और इसकी रियलमी होती है गैदरिंग एयर इंट्रोडक्शनरी मतलब स्टार्टिंग लेवल। और तभी अचानक से उसका जो हाथ होता है वो ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो जियानजिंग गोंग सूत्र का इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे ही उसका हाथ एक ड्रैगन
ड्रैगन में कन्वर्ट होता है तो उसके हाथों में एकदम से एनर्जी को इकट्ठा करना चालू कर देता है और वो फायर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस फायर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो व्यूअर्स होते हुए खुश हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं जरा इस कैरेक्टर को देखो तो जरा कितना ऑसम लगने में लगा हमारा स्ट्रीमर। और सुपर चैट पे सुपर चैट आ जाते हैं और जब मुझे सुपर चैट आती है वो कहने लगता है ये स्पेशल इफेक्ट तो मुझे मेरी ऑडियंस के द्वारा दिया जाता है, चलो ट्राई करते हैं इसको। और इसके इफेक्ट को ट्राई करने के लिए कोशिश करने लगता है। जैसे वो कोशिश करता है तो पीछे से जी होती है वो भी पानी भरकर वापस आ गई होती है। तभी जो कमेंट व्यूअर्स होते हैं वो कमेंट करके कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो कॉस्ट्यूम है वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम्हारे पास कपड़े अच्छे तो तुम कूल दिखते हो। और एक बंदा तो ये भी कहने लगता है कि मैं डालुओ जिनजियान मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गेम कैसे खेला जाता है और तुम्हारा जो बैटल एक्सपीरियंस है उसे भी अच्छा करवाऊंगे। और कुछ लोग कहने लगते हैं कि जो हमारी ब्यूटीफुल मेज एनपीसी है वो वापस आ चुकी है। और तभी जो जी होती है वो अंदर आती है तो वो कभी शॉक हो जाती है, उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ा हुआ होता है क्योंकि जो हमारा एमसी होता है वो इस वक्त अपनी टेक्निकल ग्लोइंग लाइट स्टिक वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने के देख रहा होता है कि कैसे ये काम करती है। और वैसे जैसे एक्टिवेट करता है तो पीछे मुड़कर गुस्से में देखता है तो ऐसा लगता है उसका चेहरा काफी डरावना और क्या लगता है तुम वापस आ गई। ये बात देखने के बाद जी कभी डर जाती है और वो पैरों के बार घुटनों के ऊपर वहीं पर लेट कर बैठकर घुटनों पर बैठ जाती है और उससे लगती है मैं गलत थी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि तुम कभी भी गॉड की आंखों में नहीं देख सकते। और कहने लगते कि आखिरकार इविल गॉड भी तो एक गॉड ही होते हैं, उनका जो डिवाइन आंखें हैं डिवाइन नजरें हैं उन्होंने मेरे दिमाग को पूरी तरीके से छेद कर रख दिया है, मैं अब मूव नहीं कर सकती हूँ। और जो गिफ्ट के तौर पर स्टिक मिली हुई थी उसका जो इस तरीके से कि तुम किसी भी चीज की सच्चाई का पता लगा सकते हो। दूसरी तरफ जो जी होती है वो टोटली कंफ्यूज होती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए इसे तो अलग ही सोच रही है, खैर इसको पता ही नहीं है ना, ये तो सोचे ये इविल गॉड है, क्या सच में इविल गॉड हो भी सकता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। और वो कह लगती है कि मेरे जो थॉट्स हैं वो लगता है इविल गॉड के द्वारा पढ़ लिए गए हैं और ये सच में इन्हें पता चल चुका है कि अब ये मेरे साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, मुझे इस तरीके के डिलीजन से गिव अप कर देना चाहिए और अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी जी से घबराते उससे कहने लगती है माय लॉर्ड मेरा नाम फ्रैंकिया है, लेकिन यार यहाँ पर तो इसका नाम जी बताया गया था स्टार्टिंग में, खैर जो भी है फ्रैंकी भी तो बताया गया था पूरा नाम होगा। और कहने लगती है कि मैं ग्रांड डूक वेस्ट साइड में वहाँ की उनकी डॉटर हूँ, मेरी प्रिंसिपलिटी और मेरी जो पूरी की पूरी फैमिली है एक डीमन के द्वारा सेक्रीफाइस कर दी गई है, वो एक गद्दार है लाइट गॉड सेक्ट का और उसी बंदे के द्वारा मुझे हंट किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं इविल गॉड मेरे जितने भी गार्ड्स थे उन्हें लोगों के द्वारा मुझे उन सभी गार्ड्स को मार दे गया है और अब मैं आपकी एक स्लेव बनकर रहना चाहती हूँ और मैं आपसे मदद चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मुझे लैंडेड सिटी में ले जाए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है और इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, तुम तो डायरेक्टली मेरे सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार हो गई हो और आखिरकार ये लैंडेड सिटी कहाँ पर है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा परेशानी भरा लग रहा है। मुझे अभी भी पैसे सबसे पहले तो पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। खैर सबसे पहले तो इस तरीके से प्रिटेंड करो कि सबसे पहले से रिफ्यूज कर दो। और वो हंसते उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी तुच्छ प्राइस पे मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और क्या लगता है मन में सोचते हैं खैर जो अभी मैं कहने वाला हूँ उसका कुछ कर भी नहीं सकते, मुझे प्रिटेंड तो करना ही पड़ेगा। और क्या लगता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है ना कि मुझे आखिरकार क्या चाहिए मिस फ्रैंकिया, तो हम इसे फ्रैंकिया ही बुलाएंगे आप फिर। और तभी वो चैन की सांस लेती है शाय करती है और उससे लगती है मैं समझ गई माय बॉस माय लॉर्ड। और मन में सोचने लगती मुझे पता था कि ये चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली है, तुम्हें अगर बदला लेना है अपनी फैमिली का तो तुम्हें ये सब करना होगा फ्रैंकी, अगर मुझे अपने इस इविल गॉड का फायदा उठाना है अपना बदला लेने के लिए तो इनकी सारी की सारी कंडीशन के जो पे है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। और तभी हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है, वे वहाँ पर जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतारना चालू कर देती है। इससे पता चलता है कि ये गॉड लस्ट वाला जो लस्ट गॉड है ना ये ऐसा सोच रही है कि ये जो इविल गॉड है वो एक नंबर का इविल लस्ट गॉड है ठरकी गॉड है। और जैसे ही हमारा एमसी इस लड़की को कपड़े उतारते हुए देखता है तो वो शौक हो जाता है और कहने लगता है तुम आखिरकार तुम क्या करने की सोचने में लगी हो यहाँ पर, तुम क्या कर रही हो। और उसके पसीने छूट जा रहे डर के मारे और कहने लगते कि अपने आप को मुझे एक चॉइस करनी ही पड़ेगी फ्रैंकी। और जैसी कपड़े उतारती है तो जो हमारा एमसी होता है वो एकदम से शर्मा जाता है और वो घबराते हुए पीछे मुड़ जाता है और उसकी तरफ नहीं देखता। और जब फ्रैंकी को ये बात पता चलती है तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि ये बंदा जाने कि ये इविल गॉड है इस बात से लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही स्लो हूँ कपड़े उतारने में। लेकिन हमारा एमसी को जी पल्ले नहीं पड़ रहा होता और कहने लगता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है यहाँ पर, ये चाहती है कि मैं इसको यहाँ पर उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं। लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है अगर मैंने इसका काम नहीं किया तो ये मुझे धमका देगी कपड़े उतार कर, अगर मैं इसकी बात से एग्री नहीं होता हूँ तो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इस वक्त अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं इसे मना कर सकता। तभी जो व्यूअर्स होते हैं वो उसकी मदद करने के लिए कमेंट करते हैं और उससे कहने लगते हैं, एक बंदा कमेंट करके कहने लगता है अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का अपने कपड़े उतार चुका होता। और कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं जरा इस बंदे को देखो जरा एनपीसी के द्वारा कपड़े उतारे जा रहे हैं। और कुछ लोग तो भाई कितने टर्की होते हैं आप जैसे लोग, इनके व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ रे, अपने की नहीं, इतना घबराने की नहीं रे। तभी कमेंट करके आता है कि तुम्हारा मिशन ट्रिगर हो चुका है और जल्द से जाओ और मेल लाइन में कनेक्ट हो जाओ। और कहने लगता है कि अगर जब भी मैं अपने स्ट्रीमर की तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है, अगर किसी के पे मैं होता तो डायरेक्टली घुस जाता और इसे अपने बेड वार्मर की तरह इस्तेमाल करता। तभी एक बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपना स्ट्रेस भगाने के लिए ब्यूटीफुल वुमन का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम तो वाकई में अलग हो यार, क्या तुम सच में हमारी जनरेशन के कल्टीवेटर हो। तभी वहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते हुए ये सब देख रही होती है और कहने लगती है ये तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ टाइप करने लगती है।
और टाइप के तौर पर भाई साहब उसने $30 की सुपर चैट कर दी। $30 भाई, मुझे कोई करता ही नहीं है। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ 1-2 लोग हैं, वो भी छोटी मोटी सुपर चैट आ जाती है, लेकिन यार इतना कोई करता नहीं है। खैर अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, खैर भूल जाओ। और सुपर चैट करने के साथ साथ उसने मैसेज भी किया होता है, स्ट्रीमर अगर तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें एक शिप दे दूंगी, यानी कि एक और सुपर चैट कर दूंगी, वो भी बहुत बड़ी। ये बात सुनने के बाद पूरी की पूरी चैट में भसड़ मच जाती है। तभी हमें उस लड़की का पूरे पूरे चेहरा दिखा जाता है। भाई लौंडिया तो कतई अमीर निकली, भाई हमारी किस्मत में कुछ ऐसा है ही नहीं, ऐसा वो सोचने में लगा हुआ है। और वो चाय पीते हुए कहने लगती है, इसको देखने के बाद मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इस वक्त इस तरीके से रिलैक्स करूंगी, रिलैक्स करते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट देखूंगी, और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइव ब्रॉडकास्ट मुझे मिल गई, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। और इसकी आईडी का नाम होता है सिस्टर इज क्वीन, और ये एक फीमेल हेड है और इसका नाम बाई जी है। जैसे ऐसी उसको सुपर चैट आती है तो हमारा एमसी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। और मन में अपने आप से कहता है, आज की इनकम तो कतई मजा आ गया, फिर से इनकम आ गई मेरे पास। और इसका जो सिस्टम की तरफ मिशन दिया जाता है कि तुम्हें नेक्स्ट 100 फॉलोअर्स कंप्लीट करने होंगे। तभी हमारा एमसी को याद आता है और कहने लगता है कि मुझे याद आया कि मेरा जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो अभी भी रियलिटी में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कैश में भी विड्रॉ कर सकता हूँ। और अपने ही ख़याली प्लाव बनाने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट से काफी पैसे कमाऊंगा और अपनी सिस्टर और अपनी मदर को पैसे दे दूंगा और काफी सारी अमीरों की जिंदगी जीऊंगा, अमीरों की जिंदगी रियल लाइफ में, और अपनी लाइफ के पेनिकल वहीं टॉप पर पहुंच जाऊंगा। और दूसरी तरफ हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े उतारते हुए काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और अपनी हिम्मत जुटा रही होती है कपड़े उतारने के लिए। लेकिन अचानक से जैसे वो कपड़े उतार रही होती है तो हमारा एमसी उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है। इसको देखकर हमारी फ्रैंकी डर जाती है और हमारा एमसी जाकर उसके पास कहने लगता है, फ्रैंकी मुझे पता है कि तुम्हारी जो सिंसियरिटी है वो काफी ज्यादा सही है और मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा टच्ड हूँ। मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आखिरकार मैं एक डिसेंट मैन हूँ। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसके चेहरे से तो इसके नाक से तो खून बहने में लगा हुआ है, जाने की एक नंबर का टर्की है, इसकी नजर तो वहीं जा रही है। और जैसे ही इसकी इस तरह की हरकतें देखती है फ्रैंकी तो वो कहने लगती है, मुझे इस बात पर भरोसा हो चुका है कि ये एक ईविल लस्ट गॉड है। और वो उसका शुक्रिया करते हुए कहने लगती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी अपना काम अपनी ड्यूटी दिल से करूंगी। तभी वहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं, सिस्टर इज द क्वीन, वो उसे एक कैप्टन यानी कि सुपर चैट भेज देती है और अजीब तरीके के कमेंट करने लगते हैं लोग। और सिस्टम कहने लगता है, अगर तुम्हारे जो सिस्टर इज द क्वीन के द्वारा जो मिशन दिया गया है उसे कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें 100 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और हमारा एमसी हंसने लगता है। तभी उसके पेट में से जोरदार आवाज आती है। तभी फ्रैंकी ये बात सुन लेती है और कहने लगती है, लॉर्ड मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। तभी आधा घंटे के बाद का सीन दिखा जाता है और कहने लगती है कि ये हमारा आखिरी खाना है। तभी हमारा एमसी उस खाने को उठाकर देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस बात को लेकर श्योर हो कि हम इस खाने को खा सकते हैं। और तभी फ्रैंकी इस बात के लिए माफी मांगती है और काफी तक घबरा रही होती है और मन में सोच तो कह रही होती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। मैं हमेशा से एक एरिस्टोक्रेट काफी ज्यादा अमीर फैमिली से हूँ, तो मैंने कभी भी खाना बनाना नहीं सीखा है और मुझे लोगों के द्वारा पैम्पर्ड किया गया है मेरी फैमिली के द्वारा। हे फ्रैंकी, क्या तुम इस बात को भूल चुकी हो कि तुमने कभी भी खाना नहीं बनाया अपनी लाइफ में? ये चीज तो वाकई में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी हमारा एमसी हंसने लगता है और फ्रैंकी से कहने लगता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तभी जो फ्रैंकी होती है वो मन में सोचते कहने लगती है, क्या जो मेरे लॉर्ड इविल गॉड है वो सच में मेरे लिए खाना बनाना चाहते हैं खुद? और कहने लगता है कि तुम मेरी जाकर मदद करो, रिवर पर जाओ और वहां से पानी भरकर लेकर आओ। और उसे एक पॉट दे देता है वही वाला और कहने लगता है, तुम इस टी पॉट का इस्तेमाल करो पानी भरने के लिए। ये पॉट इतना ज्यादा पानी रख सकता है एक पूल के बराबर। और जैसे ही जो फ्रैंकी होती है वो उस पॉट को देखती है तो कतई शॉक हो जाती है और कहने लगती है, ये तो एक एन्चेंटेड आइटम है। और सीधे शब्दों में कहा जाता है, जो एक प्रीसीजन स्पेशल एट्रीब्यूट वाला आइटम है। और बताया जाता है एन्चेंटेड आइटम ऐसे इतने ज्यादा रेयर और इतने ज्यादा खास होते हैं ना कि पूरे के पूरे कंटेंट में मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सिर्फ 10,000 पूरे के पूरे कंटेंट में 10,000 प्रोफेशनल्स हैं जो इन्हें बना सकते हैं और ऑर्डिनरी वेपन में पावरफुल एलिमेंटल उसमें ऐड कर देते हैं। और उन सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा तो रेयर होता है वो स्पेस एंड टाइप का एलिमेंट होता है। और इस तरीके की पावर को जो लोग मास्टर कर रखे हैं वो मेजेस भी काफी ज्यादा रेयर है। और फिर उन रेयर मेजेस में से मेजेस के द्वारा अगर इससे कोई एंजेटेड आइटम प्रोड्यूस किया जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। और स्पेस तरह का स्पेस एंड टाइम का जो एंजेटेड आइटम है उन्हें बनाने के लिए ग्रेट सेजेस की ही जरूरत पड़ती है। सही कहा ना? लेकिन हमारे इविल गॉड को देखो तो जरा, अगर इस तरह की चीज अगर रॉयल कैपिटल में चली गई तो ये पूरी की पूरी कैपिटल को हिलाकर रख देगी। तभी हमारा एमसी अपने पीछे से कुछ निकालता है और कहने लगता है, जरा एक मिनट रुको, मुझे पता है बाहर का इलाका काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और तभी कॉप्स पिल निकाल कर दे देता है उसे, उसमें से एक सोल्जर बन जाएगा अगर इस पिल का इस्तेमाल किया जाए तो। और उस पिल को जमीन पर पटक देता है जिस कारण वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। नहीं, वहाँ पर उसमें से एक बहुत पता नहीं अजीब सी चीज निकलती है जो कि चिल्लाते कहने लगता है कि मेरी सील ओपन हो चुकी है। और दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं कि एक बिल एक सोल्जर में कन्वर्ट हो गई है। और तभी किसी हड्डी सिंह को हमें दिखाया जाता है और यह हड्डी सिंह तो काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। और वो हड्डी सिंह छोटा वाला कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तभी हम इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक माउंटेन गार्ड है और इसका नाम लक्स सन वुल्फ है। और हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि इसको देखकर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल भी रिलेबल नहीं है, मैं इस पे क्या भरोसा कर सकता हूँ? और कहने लगता है, ये बंदा तो वाकई बहुत ज्यादा क्यूट है, चलो मैं आज से तुम्हें लिटिल ड्रिल कहकर बुलाऊंगा। तभी वो हड्डी सिंह भड़क पड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो अंकल बहन है वो एक माउंटेन गार्ड है और एक सन वुल्फ जो कि एक स्मॉल डायमंड के बराबर। एक मिनट को तुम कहना क्या चाहते हो? और जब ध्यान से एमसी को देखता है तो वो देखने के बाद कभी शॉक हो जाता है और उसकी पूरी पूरी बॉडी कांपने लगती है और कहने लगता है
लगता है। चलो 1 मिनट रुको, इसकी बॉडी के अंदर से तो मुझे ड्रैगन ब्रीथ की आवाज महसूस हो रहा। मेरे जो पुराने बॉस थे ये तो उससे भी पावरफुल है और वो एकदम से क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगता है। हड्डी सिंह और उससे कहने लगता है आपका जो लिटिल सर्वेंट है वो एक मैजिक माउंटेन गार्ड का मतलब गेट का गार्ड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमोर्टल, जो आपने मुझे उस सील से आजाद किया। आखिरकार आप मुझे क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जब इस तरह की हरकत देखता हड्डी सिंह की एमसी तो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है इसको देखकर वाकई मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। और कहने लगता है खैर इस बारे में भूल जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ी परेशानी खड़ी भी होगी। क्या तुम हमारी मिस फ्रैंकी को एस्कॉर्ट कर सकते हो ताकि वो रिवर पर जा सके और वहाँ से पानी भरकर ला सके, और कुछ विल्ड एनिमल्स को भी मतलब जंगली जानवर को भी पकड़ कर लाना उसको, ताकि हम खाना बनाकर खा सकें। और वे लोग वहाँ से जाना चालू कर देते हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर लेकर आता हूँ, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। तभी जो हड्डी सिंह होता है वो कहने लगता है कोई दिक्कत नहीं है बॉस, अपन देख लेगा इसको। तभी हमें गहरे जंगल में दिखाया जाता है अंदर में, यहाँ पर फ्रैंकी और हड्डी सिंह वहाँ पर जा रहे होते हैं। और जब फ्रैंकी इसको देखती है तो मन में सोचते कहने लगते कि ये बंदा हमारे लॉर्ड का यानी इविल लॉर्ड का सर्वेंट है, यानी कि सबॉर्डिनेट है। लेकिन इसको देखकर लगता नहीं है कि ये कुछ ज्यादा पावरफुल होगा। और मैंने अभी मास्टर को कहते हुए सुना था जनरली लेजेंडरी लेवल के जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी बॉडीज को अगर रिसर्च किया जाए नेक्रोमेंसी के थ्रू तो वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बर्थ दे सकते हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का कोई जीव पैदा हो सकता है। तभी हड्डी सिंह उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या देखने में लगी हो इतना ज्यादा घूर कर। तुम्हें एक बात मैं पहले बता देता हूँ कि तुम्हारा जो अंकल बहन है वो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे इमोर्टल एल्डर के द्वारा नंबर दिया गया है। तुम ये बात पर भरोसा ना करो, लेकिन तुम्हारा ये मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन फ्रैंकी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार किस रोड नंबर की बात कर रहा है, क्या ये इविल लॉर्ड के द्वारा जो नाम दिया गया उसकी बात कर रहा है क्या, या फिर वहाँ पर कोई इसका एड्रेस है, क्या ये इविल गॉड का किसी प्रकार का कोई नाम है, जैसा कि मेरे हाथों में एक इविल गॉड का साइन था पहले वैसा ही कुछ है क्या ये। तभी जो स्केलेटन होता है वो उस फ्रैंकी से पूछने लगता है कि तुम जैसी लड़की जिसके पास स्पिरिचुअल पावर के नाम पर कुछ भी नहीं हो, तो आखिरकार जो हमारे जो गॉड है जो इमॉर्टल है वो तुम्हारे बारे में सोच भी कह सकते हैं, क्या तुम ह्यूमैनिटी एंड ऑर्डर के बारे में समझती हो। तभी अचानक से स्केलेटन में कुछ महसूस होने लगता है तो वो रोक लेता है और क्या लगता है जरा 1 मिनट रुको, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर सिर्फ पक्षी है जो उड़ते हुए इस तरफ आने में लगे हुए हैं फॉरेस्ट में से। यहाँ पर वहाँ पर कहीं फाइट चल रही है। यहाँ पर एक गार्ड को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हमें अपनी लेडी को बचाना होगा, लेकिन एक वेपन आकर उसके मुंह पर लगता है तो वो गार्ड वहीं पर मारा जाता है। हमें पता चलता है कुछ डाकुओं ने यहाँ पर एक छोटी सी टुकड़ी पर अटैक कर दिया है और वहाँ पर 2 टीम्स आपस में फाइट करने में लगी हुई हैं। तभी हमें गार्ड कैप्टन फू लीग को दिखाया जाता है, ये एक नया बंदा है जिसके बारे में बताया जाता है। तो चिल्लाते हुए लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये लोग यहाँ पर कैसे आए, हमारे बारे में पता कैसे लगाया इन्होंने, तुम तो इंसानियत के दुश्मन हो, तुम ऑक्स कहीं के सारे डीमन मॉन्स्टर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हम पर अटैक करने की। तभी हमें कई सारे ऑक्स को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर्स हैं आप लोग कह सकते हो, वो लोग उस आर्मी पर अटैक करने में लगे हुए हैं और उन्हें सारे के सारे आर्मी को मार दिया है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और क्या लगता है कि मैं यहाँ पर डर महसूस कर रहा हूँ। और तब से जब से ग्रांड ड्यूक वेस्टर्न साइड को प्रोटेक्ट करने में गार्ड करने में लगे हुए हैं तब से ये लोग अंदर नहीं आ सकते थे, तो इसलिए वो जायपुर स्टेप पर हमेशा रहते हैं। और जो एम्प्यूटी क्लैन है वो वन ऑफ द 8th मेन क्लैन है ऑक्स का जायपुर स्टेप में। और यहाँ पर अगर कोई गुजरता है तो वो लोगों को मारकर उनके वेपन को अपनी बॉडी में रखते हैं किसी सम्मान की तरह, जैसे कि जाना जा रहा है कितने फेमस बन गए वैसा करने से ये लोग। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो चिल्लाते हुए मॉन्स्टर से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की, और आखिरकार तुमने ह्यूमन लैंड में घुसे कैसे, तुम यहाँ पर घुस के कैसे आए, किसी ने क्या तुम्हें रोका नहीं था उस समय पर। लेकिन वो ऑक्स किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, वो डायरेक्टली अपने शिकार पर शिकार करने के लिए अटैक किए जा रहे होते हैं। और वो बुढ़ा आदमी इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ था और डरा हुआ होता है और चिल्लाते हुए लगता है शिट, हमारी जो डिफेंस लाइन थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और वो ऑक्स कतई डरावना दिख रहा होता है इस समय पर और अपने बड़े से वेपन से जाकर उस पर अटैक करने लगता है और क्या लगता है तुम इंसान कहीं के मारे जाओ। लेकिन वो गार्ड होता है वो अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और जैसे वो उसकी शील्ड उस पर अटैक करता है तो वहाँ पर वो सोल्जर भी मारा जाता है और उस बुड्ढे की हालत तो ऐसी तैसी हो गई होती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यहाँ पर उस कैरेज में उस छोटे से बॉक्स में यानी कि गाड़ी वाड़ी कह सकते हो, अपने यहाँ तो कार चलती हैं, इनके यहाँ कैरेज वगैरह चलते हैं, तो उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। अरे लड़की नहीं आंटी कह सकते हो, आंटी कतई बुढ़िया लग रही होती है, शकल देखकर ही पता चल रहा है। और वो क्या लगती है हे फूलिंग मेरी मदद करो जल्दी से। तभी जो गार्ड होता है वो गार्ड फूलिंग होता है वो क्या लगता है मैडम आप बाहर मत आइएगा अंदर ही रहिएगा। और तभी पीछे एक लड़की को दिखा जाता है, तभी वो क्या लगता है एलिजाबेथ, और हमें पता चलता है जो ऊपर लड़की बैठी हुई है ये लड़की बाव पकड़कर अपना एरो चलाने में लगी हुई है, एरो और बाव को। और तभी जो लीग होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने एरोस को शूट करना होगा और तुम्हें बैरोन लेडी को बचाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर देती हो तो जो बैरोन है वो आपकी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे। और मैं कसम खाकर कहता हूँ अपने आज। ये बात सुनने के बाद वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है और आप जो कपड़े पहने होते रोब पहनी हुई होती है उसे उतार देती, कपड़े नहीं सॉरी रोब होता है वो। और तभी हमें एक लड़की को उस रोब में से निकलते हुए दिखाया जाता है जिसे देखकर कहीं बवाल नहीं कमाल धमाल जो बोलो उतना कम है। और वो अपना एरो निकालती है और उसको शूट करने लगती है और कहने लगती है अब जब तुमने जैसा कह ही दिया है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ।
और हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि में एक एल्फ होती है और वो डायरेक्टली जाकर एक एरो तो उसकी आंख में शूट कर देती है, एक एरो उसके मुंह में शूट कर देती है ऑर्क के, और एक नहीं सभी की सभी जितने भी ऑक्स होते हैं उनमें शूट करना चालू कर देती है धीरे धीरे करके। और जो लीग होता है वो ये देखकर कभी सरप्राइज हो जाता है कि वो अकेली लड़की नहीं, यानी कि एलिजाबेथ ने सभी के सभी ऑक्स को ऐसे ऐसे बचाकर रखी हुई है। और तभी हमें इस एल्फ के बारे में बताया जाता है कि ये एक मिड लेवल की एल्फ रेंजर है और इसका नाम एलिजाबेथ मैरोविंड है। तभी उस गैरेज के अंदर जो बुढ़िया बैठी हुई होती है वो जोर से चिल्लाती है और उससे लगती है तुम यूजलेस ट्रैश कचड़े कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की, तुम्हें पता भी है जो खून के धब्बे है वो मेरे कपड़ों पर अगर गिर गए हैं और मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, तुम जल्दी से जाओ और सभी के सभी ऑक्स को यहीं पर मार दो। आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई बैरोनेस बैन को इस तरीके से ऑफेंड करने की। और हमें इस बैरन लेडी का नाम पता जाता है जिसका नाम जेनिफर है। और तभी वो लीग से कहने लगती है कि अगर एक बार मुझे वहां पर पहुंच जाने तो तब मैं मास्टर को जाकर कहूंगी कि वह तुम्हारी पोस्ट से तुम्हें रिमूव कर दे। ये बात सुनने के बाद लीग उससे कहने लगता है कि मैडम आपको इस तरीके की रिमूवल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, जब हम वापस चले जाएंगे तब हम आपको सब कुछ वापस कर देंगे। ये बात सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है। तभी लीग उससे कहने लगता है कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी के सभी लोग मारे जाने वाले हैं और यहाँ पर जो हमारे दुश्मन है इस वक्त वो हमारे कंटिनेंट के दुश्मन ऑक्स हैं और वो हमारे सारे के सारे सैनिकों को मारे जा रहे हैं। और बताया जाता है वहाँ पर एक और ऑक आ जाता है, वो भी एक वुल्फ पर बैठकर, जो कि डायरेक्टली उन पर अटैक कर पड़ता है। और तभी एलिजाबेथ सबसे पहले तो उस लीक में अपनी किक मारती है ताकि उसकी जान बचा सके और उस ऑक के छाती में एक अपना तीर घुसेड़ देती है, आई मीन एरो घुसेड़ देती है, विंड एरो कहते हैं, डार्ट ऑफ द विंड, ऐसा कुछ भी हो। और वो वुल्फ उसे डॉज तो कर लेता है लेकिन वो ऑक मारा जाता है और एलिजाबेथ उस वक्त उस गार्ड की जान बचा लेती है और वो जो ऑक वहां पर गिर जाता है। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो हार नहीं मानती और एक किक मारती है उस ऑक पर जाकर। अगर आपको ये एलिजाबेथ पसंद है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसने नहीं किया तो इसका मतलब आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है और ये आपको मिलेगी भी नहीं। लेकिन तभी एक और वुल्फ वाला बंदा आ जाता है, एक और कहा जाता है वुल्फ पर बैठकर, और कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो। तभी एलिजाबेथ उस लीक से कहने में लगी थी कि जो हमारे एलिमेंटल एरोस है वो इनके बॉडी में लग तो जाते हैं लेकिन जो मेरे एलिमेंटल एरोस इन्हें मार नहीं सकते। आखिरकार ये एक एम्प्टेड ऑर्क जो है, और मैं आपको कैप्टन मैं आपको बता दूं कि आपको इस जगह को छोड़कर जल्दी जल्दी निकलना होगा, इन लोगों से निपटना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद लीक के पसीने छूट जाते हैं और डर जाता है। तभी जो वुल्फ होता है वो वहां पर उन पर अटैक करने लगता है लेकिन अचानक से हमें पता नहीं क्यों स्केलेटन का हेड दिखा जाता है और वो कहने लगता है हे लेडी इधर आओ, मैंने आखिरकार एक एनिमल को ढूंढ लिया है और जरा देखो तो जरा कितना ज्यादा बड़ा वुल्फ है ये। और भाई इतना छोटा था स्केलेटन, इतना बड़ा वुल्फ और उस पर बैठा है एक ऑर्क। जैसे ही बाकी जो लोग होते हैं एलिजाबेथ और लीक जब ये देखते हैं ये क्या चीज है भाई, नहीं बवासीर, ये देखने के बाद दोनों के पसीने छूट जाते हैं शौक के मारे और वो स्केलेटन है उस वुल्फ को खींचना चालू कर देता है और वो सबसे पहले जाकर फ्रैंकी से कहने लगता है लेडी मैंने एक शिकार ढूंढ लिया है तो अब हमें खाली हाथ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो फ्रैंकी होती है वो एकदम शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा सावधान होना चाहिए, जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है वह एक एम्प्यूटी ऑर्क है। और कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या जो ऑक्स है उन्होंने ऑलरेडी हमारे इस इलाके पर कब्जा कर लिया है और अटैक करना चालू कर दिया है। तभी यहाँ पर जो बाकी जो ऑर्क्स होता है वो अपने वुल्फ को अटैक करने के लिए आधे दे लगता है उस स्केलेटन पर, लेकिन वो स्केलेटन इतना चिल लग रहा होता है देखने में जैसे कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वुल्फ आ जाए, जो ऑर्क आ जाए, जो डीमन आ जाए, मॉन्स्टर आ जाए, एक चुटकी में सबको मार देगा, एक चुटकी में। और उसका दिमाग कतई सटक जाता है कि तेरी हिम्मत कैसी वुल्फ मेरे पर अटैक करने के लिए। और कहने लगता है तुम्हें लगता है तुम सच में मुझे अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो छोटी सी अटैक के साथ। क्या हुआ अगर तुम्हारी टेल को अगर मैंने थोड़ा पकड़ लिया है, तो मैं जैसे ही वुल्फ उस स्केलेटन पर अटैक करता है तो जो स्केलेटन होता है वो डायरेक्टली जाकर उसका मुंह पकड़ लेता है और जिसको देखकर वुल्फ भी शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता और हमें उस स्केलेटन का असली रूप दिखाया जाता है जो अचानक से पता नहीं कैसे और बड़ा हो जाता है और काफी खतरनाक बन जाता है और कहने लगता है कि मेरा नाम सन वुल्फ है और मैं एक माउंटेन गार्ड हूँ इमोर्टल्स का, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। और जो वुल्फ होता है वो एक पिल्ला बन जाता है उसके सामने जाने के बाद और उस वुल्फ की खोपड़ी पूरी तरीके से उड़ा देता है और कहने लगता है मैं इमोर्टल चांग के लिए डीमंस को मारता हूँ। खैर अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मुझे भी गुस्सा आ चुकी है। लेकिन जो ऑर्क होता है वो वापस से उस स्केलेटन पर अटैक करना चालू कर देता है और जो स्केलेटन होता है सन वुल्फ वो कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं थोड़ा सीरियस हो जाऊं और इस मैटर को जल्दी जल्दी खत्म करूं और वो अपना वेपन को समन कर लेता है। और जैसे ही वो अपने वेपन को समन करता है तो उस ऑर्क के बीच में से दो टुकड़े कर देता है फाड़ कर वो भी। ये देखने के बाद भाग में जितने भी ऑर्क्स बचे होते हैं वो एकदम से डर जाते हैं, उनके पतरे छूट जाते हैं और कहने लगते हैं कि इस बंदे ने सिर्फ एक ही सिंगल हिट से हमारे कैप्टन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उन्हें मार दिया है और उनके पतरे छूट जाते डर के मारे कपकपाने लगते हैं। और वहाँ पर बाकी के जितने भी लोग होते हैं वह ये देखकर और भी डर जाते हैं, यहाँ तक कि एलिजाबेथ होती है वो कतई शौक हो जाती है और कहने लगती है इसने जो बंदा मतलब जो वुल्फ को राइड करने में लगा था इस स्केलेटन ने एक झटके में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और लीक भी देखकर सरप्राइज हो जाता है और फ्रैंकी भी देखकर कहने लगती है क्या इस बंदे ने इसके धड़ से अलग कर दिया सर, ये स्केलेटन तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और तभी जो स्केलेटन होता है वो गुस्से में पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है बात करें अगर तुम सभी के बारे में और बात करें तुम सभी की तो तुम सभी के सभी एक साथ मुझ पर अटैक करने के लिए आ सकते हो। और सभी को हमारा स्केलेटन चैलेंज कर देता है वो भी एक साथ। ये बात सुनने के बाद बाकी के लोग ही नहीं बल्कि हमारे व्यूअर्स और सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, ये बात खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर कर अपनी राय ज़रूर देना और बताना गाइस कैसे लगी है। अगर कुछ कमी लगी है तो कमेंट करके बता देना। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी परेशानी तक पहुँच सके। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट गाइस, बाय। और कमेंट करके बताना किसको चाहिए नेक्स्ट एपिसोड।